नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है ऋचा। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस बेहद ख़ास कार्यक्रम बिहार बिहान में। नई सुबह और नई चीज़ें आपका स्वागत करती है, इसलिए हिम्मत मत हारिए। कहते हैं जब तक आप में संयम नहीं होगा आप संघर्ष के लिए तैयार नहीं होंगे, इसलिए संयम बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और हमेशा से कार्यक्रम की शुरुआत अनमोल वचन के साथ करते हैं। तो आइए देखिए आज का अनमोल वचन क्या है। प्राप्ति ना हो जाए। हमारे साथ मौजूद हैं अशोक कुमार सिन्हा सर, जो कि किसी भी परिचय के मोहताज नहीं हैं और वो निर्देशक हैं बिहार म्यूज़ियम के। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू। सबसे पहले तो सर ये जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है, आज म्यूज़ियम डे मनाया जा रहा है, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आप बतौर निर्देशक हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले ये बताएं कि ये चीज़ें क्यों मनाई जाती हैं और कब से मनाई जा रही हैं। सबसे पहले दर्शकों को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की शुभकामनाएं और बधाई। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस जो आज 18 मई को मनाया जाता है, पूरे दुनिया में अब इस दिवस की शुभकामनाएं और मान्यताएं चल रही हैं। यह अगर इतिहास में हम जाएं, अतीत में जाएं, तो हमारे पूर्वज जो थे जब गुफा कंदराओं में रहते थे, जैसे जैसे उनमें चेतना विकसित होती गई, कलात्मक वस्तुओं का निर्माण होने लगा। जब उनकी संख्या बढ़ती गई तब आवश्यकता महसूस हुई कि इसको कहीं सुरक्षित रखा जाए। उसी क्रम में म्यूजियम का निर्माण की कल्पना की गई और म्यूजियम बना भी। अगर दुनिया के पहले म्यूजियम की बात करें कि सबसे पहला म्यूजियम इस दुनिया में कहाँ बना, तो ऐसे तो कई मतांतर हैं कि सबसे पहला म्यूजियम कहाँ बना, लेकिन जो सार्वजनिक मान्यता है कि सबसे पहला म्यूजियम ग्रीस में बना था ईसा पूर्व 3री शताब्दी में। उसका नाम था म्यूजियम ऑफ एलेक्जेंड्रिया। तो पहला म्यूजियम दुनिया का माना जाता है अभी तक कि वही म्यूजियम था ग्रीस में। और भारत की बात करें तो भारत में पहला म्यूजियम कोलकाता में बना। कलकत्ता में जो नेशनल म्यूजियम है 1814 में उसका निर्माण हुआ था। अरे वाह। ये जब हम म्यूज़ियम की बात करते हैं तो हमें एक ऐसी परंपराएं एक जो चलती आ रही हैं और आजकल युवा भी इस चीज़ में आगे आ रहे हैं, उसको देखने में, उसको संरक्षित करने में। तो अगर हम म्यूज़ियम की बात करें, उसमें बिहार और पटना की म्यूज़ियम की बात नहीं करें तो शायद ये सही नहीं है। और यक्षिणी की जब हम बात करते हैं, सबसे खूबसूरत मूर्ति यक्षिणी की मानी जाती है, इसके बारे में कुछ बताएं। बिल्कुल। अगर बिहार की बात करें, ऐसे तो बिहार में लगभग 30 संग्रहालय हैं, विभिन्न जिलों में हैं, लेकिन जो पटना म्यूजियम है सबसे पुराना है। पटना म्यूजियम की जो परिकल्पना हुई, देखिए शुरुआत इसकी हुई कि 1912 में बिहार बंगाल बंटवारे के समय में हुआ कि बिहार में भी बहुत सी कलाकृतियाँ हैं, ऐतिहासिक वस्तुएं हैं, संग्रहित होने लगी। तो हुआ कि इसको कहाँ रखा जाए, तो इसके लिए बैठक हुई। 1912 से शुरुआत हुई कि एक पटना में भी म्यूजियम बनना चाहिए। शुरुआत में जितनी कलेक्शन थे उसको पटना हाई कोर्ट के एक बिल्डिंग में रखा गया, कमरा में, और पटना में एक म्यूजियम बनाने की शुरुआत हुई और वह म्यूजियम 1917 में बन कर तैयार हुआ। तो जब पटना म्यूजियम बन गया तो 1917 में हाई कोर्ट से जितनी कलाकृतियाँ हैं उसको पटना म्यूजियम में लाई गई। पटना म्यूजियम से बाद में लगभग 100 साल के बाद 2017 में बिहार म्यूजियम बना। हालांकि बिहार म्यूजियम 2015 में बन गया था, लेकिन विधिवत उसका उद्घाटन 2017 में हुआ। तो पटना म्यूजियम में चूँकि लाखों कलाकृतियाँ थी, बहुत ज़्यादा कलाकृतियाँ भरी हुई थी, तो हुआ कि उसके लिए एक नया म्यूजियम बनाना चाहिए। तब बिहार म्यूजियम की परिकल्पना की गई और उसमें आपने कहा कि यक्षिणी की मूर्ति और अनगिनत मूर्तियां हैं, सिक्के हैं,
जो प्राचीन बिहार के इतिहास को बयां करते हैं। करता है। बहुत हम लोग आगे भी बात करेंगे और कहते हैं कि अपने जीवन में योग को शामिल करें, क्योंकि अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो आप आगे बढ़ पाएंगे। तो चलिए हम लोग एक सेगमेंट में चलते हैं कि आज का योग क्या कहता है। आइए देखते हैं अगले सेगमेंट में। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिहार बिहान के इस योग सेगमेंट में। मैं कुमार शानू। आज हम बात करेंगे वीरभद्रासन के बारे में, वीरभद्रासन से होने वाली बेनिफिट्स के बारे में। वीरभद्रासन से हमारे इनर थाइज में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ आता है, आप शोल्डर्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलता है और आपके स्पाइन को और पोस्चर को करेक्ट करता है। तो आइए हम देखते हैं वीरभद्रासन। आज हम करेंगे वीरभद्रासन। दोनों पैर के बीच में 3 से 3.5 फीट का गैप रखेंगे। राइट पैर को बाहर की तरफ मोड़ेंगे, एकदम सीधा। दोनों हाथ को ऊपर लाएंगे, हाथ की हथेली ज़मीन की तरफ फेसिंग। घुटने को नीचे बेंड करेंगे और जिधर घुटना आपका टर्न है उस साइड आपका फेस को टर्न करेंगे और 10 बार लंबी सांस लेंगे। वीरभद्रासन करने से आपके थाइज में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ जनरेट होता है, जिससे अगर किसी को नी में प्रॉब्लम है, नी में दिक्कत है, घुटने में प्रॉब्लम है, तो वो ठीक होता है। नाउ स्लोली घुटना को सीधा करेंगे, एड़ी को सामने की तरफ स्ट्रेट करेंगे, दूसरे पैर की एड़ी को बाहर की तरफ। नाउ नी को बेंड करेंगे आगे की तरफ, डाउन एंड स्ट्रेट। आपका स्पाइन, रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है, आपका स्पाइनल एकदम स्ट्रॉन्ग होता है। इससे आपके आर्म्स में बहुत ज़्यादा पावर जनरेट होता है, बहुत ज़्यादा पावर आता है। चलिए नाउ अगेन, नी स्ट्रेट, नी को सीधा करेंगे, अपनी एड़ी को सीधा करेंगे एंड स्लोली हैंड्स डाउन, रिलैक्स। तो अभी आपने देखा वीरभद्रासन। अगली बार हम फिर एक नए योगासन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। पहले अब जाओ और ना वोट डाल कर आओ। अरे भैया इतने ऑर्डर है आज के दिन, छोड़ो ना। बेटा अगर पहले वाली सड़कें होती ना तो 60 मिनट लगते एक फेरी में, और जब से ये मोदी जी ने नई सड़कें और पुल बनवाए हैं सिर्फ 20 मिनट लगती हैं। 40 मिनट बच गए ना, उनमें से थोड़ा वक्त निकाल के वोट डाल आओ और मोदी जी को ले आओ। हाँ अभी वोट डाल कर। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। किसानों को जारी रहेगी 6,000 रुपए की सम्मान निधि। यह है मोदी की गारंटी। पुनः स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और कहते हैं कि आप अपने वर्तमान को संजो के रखिए ताकि जो भविष्य है उसे आप बता सके कि आपका वर्तमान कितना सुंदर था। चलिए हम बात कर रहे हैं म्यूज़ियम को लेकर और हमारे साथ बेहद ही ख़ास मेहमान मौजूद हैं, अशोक कुमार सिन्हा सर। सर पुनः स्वागत है आपका। अभी हम लोग बात कर रहे थे बिहार म्यूज़ियम और पटना म्यूज़ियम के ख़ास की, इसकी क्या महत्व है, लोग जो जाते हैं तो इसके बारे में बताएं। जैसे मैंने अभी बताया कि पटना म्यूजियम 1917 में बना था और पहले के लोग यहाँ इतनी अधिक पुरानी कलाकृतियाँ हैं कि देख के लोग आश्चर्य में पड़ जाते थे और इसको जादूघर के नाम से आज भी लोग ग्रामीण इलाकों में लोग जादूघर के नाम से जानते हैं। तो पटना म्यूजियम में कई ऐसी कलाकृतियाँ हैं जो आश्चर्यजनक हैं, देखने में जादू जैसा प्रतीत होता है। उसमें अगर बात करें तो एक हजारों वर्ष पुराना 53 फुट लंबा पेड़ का तना है, पेड़ का ढर है, हजारों वर्ष पुराना है और वो आज पत्थर का बन चुका है। आश्चर्य
जो आते हैं देखते हैं बहुत अधिक उसको देख कर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण कलाकृति है पटना म्यूजियम में, वो भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेष हैं, यहाँ पटना म्यूजियम में संग्रहित हैं। और दूसरा, आप लोग जानते हैं कि चीनी यात्री ह्वेनसांग 7वीं शताब्दी में पटना और बिहार आए थे। तो उस समय ह्वेनसांग ने, अगर आज बिहार के पुरातात्विक स्थल है, अपने यात्रा संस्मरण में ह्वेनसांग ने बिहार के सभी ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थलों का वर्णन किया था। उसके आधार पर ही एलेक्जेंडर कनिंघम ने बाद में खुदाई की थी। तो ह्वेनसांग के अस्थि अवशेष भी पटना म्यूजियम में हैं, जिसको चीनी सरकार ने तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी को भेंट किया था। तो पटना म्यूजियम में और कलाकृतियों की संख्या तो लाखों में है, लगभग 1 लाख कलाकृतियाँ पटना म्यूजियम में हैं। क्या बात है। और अगर बिहार म्यूज़ियम की बात करें तो सबसे खूबसूरत वहाँ पे एक कलाकृति है यक्षिणी की, उसके बारे में भी जानें, लेकिन पहले बिहार म्यूज़ियम के बारे में जानें। देखिए, बिहार म्यूजियम की गिनती अभी सेंट्रल एशिया में सबसे नवीनतम म्यूजियम के रूप में की जा रही है। बिहार म्यूजियम 1917 में शुरू हुआ और यहाँ भी लगभग 30,000 कलाकृतियाँ सुसज्जित हैं। और उसमें सबसे ऐसे तो अनगिनत मूर्तियाँ हैं, जैसे उसमें सालभंजिका हैं। इतिहास में जाएं पहले का, जब हमारे पूर्वज पाषाण युग के कई ऐसे औजार हैं, पहले बड़े बड़े औजार पत्थर के होते थे जिससे हमारे पूर्वज शिकार खेलते थे। बाद में औजार जैसे जैसे उनकी बुद्धि विकसित होती गई और विकसित होते गए, उनका औजार भी छोटा होते गया। तो छोटे छोटे औजार भी जो शिकार करने के काम में आते थे, वो सब औजार भी यहाँ प्रदर्शित हैं। इसके अलावा मौर्य काल के यक्षिणी की जो बात हो रही है, उसका काल माना जाता है कि मॉडर्न पीरियड है। तो मॉडर्न पीरियड की यक्षिणी वास्तव में अभी दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत में उसकी गिनती की जाती है। और 2 ही कलाकृति की चर्चा होती है। जब भी किसी कलाकृति की चर्चा होती है तो एक मोनालिसा की तस्वीर और एक यक्षिणी की मूर्ति, जो संयोगवश बिहार म्यूजियम में अभी सुरक्षित है। और इसकी खूबसूरती अद्भुत है। सबसे बड़ी विशेषता यक्षिणी की है कि एक ही पत्थर को काटकर वो मूर्ति बनी है। बलुआ पत्थर से मूर्ति बनी है और उसमें चेहरे की गोलाई देखें या ओठों पर मुस्कान देखें या फिर उनका पूरा फिगर देखें, वो जो एक संपूर्ण नारी की जो पहचान है, जैसे कि नारी की जो विशेषता होती है कि लज्जा, तो चेहरा भी थोड़ा सा झुका हुआ है। और सभी जो चुन्नटदार साड़ी पहनी है, कमर पर जो आभूषण हैं, पूरे गले में आभूषण हैं और चावल हाथ में लिए हुए हैं। हमारा कहना है कि जब मॉडर्न पीरियड में चावल का मतलब होता है कि जो सेविका होती है, अधिक उस समय सेविकाएं चावल लेके चलती थी। तो एक सेविका इतनी सुंदर हो सकती है इस स्थिति में दिखाई दे रही है मॉडर्न पीरियड में। तो उस समय जो धनी लोग होंगे वो किस तरह से पहनावा, उनकी केस सजा कैसी होती होगी, कल्पना की बात है कि हमारे पूर्वज अतीत में मॉडर्न पीरियड में हम कितना समृद्ध थे। उस समय की मूर्तियाँ देखें, डांसिंग गर्ल, टेराकोटा में मॉडर्न पीरियड की एक डांसिंग गर्ल है। उस समय जो पहनावा होता था बच्चों को, हम लोग मानते हैं कि आज हम बहुत समृद्ध हैं, बहुत एडवांस हैं, लेकिन अतीत में जाएं तो उस समय हम लगता है कि ज़्यादा समृद्ध थे। उस समय का जो हेयर स्टाइल था महिलाओं का, देखते हैं जो मूर्तियों के माध्यम से देखते हैं तो लगता है कि हम कितना आगे थे, आज से हजारों लाखों साल पहले हम समृद्ध थे। तो मॉडर्न पीरियड की डांसिंग गर्ल है। एक सालभंजिका की मूर्ति है जो सुंग काल की है। पाल काल में भारत में जो बुद्ध की जो मूर्तियाँ हैं, सबसे लंबी मूर्तियों में दूसरी लंबी मूर्ति में गिनती होती है। कई मूर्तियाँ, एक तोते के साथ महिला है जो गुप्त काल की है, स्टोन में बनी हुई। तो अनगिनत प्रतिमाएँ हैं, लेकिन सबसे आकर्षक
माना जाता है कि यक्षिणी की मूर्ति है। और यक्षिणी की मूर्ति की कहानी सब कोई जानते हैं कि दीदारगंज, पटना सिटी के दीदारगंज में मिली थी 1917 में 18 अक्टूबर को। वो संयोगवश कहानी है कि वहाँ के धोबी लोग कपड़ा धो रहे थे एक पाट पर, तो तभी एक सांप आके वहाँ बिल में घुस गया। उस सांप को खोजने के क्रम में वो मूर्ति निकली। उसके पीठ पर कपड़े की धुलाई होती थी, तो निकली तो यक्षिणी की मूर्ति थी। उसको बाद में पटना म्यूजियम में स्थानांतरित किया गया। 18 अक्टूबर को वो मिली थी, इसलिए उस दिन हम लोग विश्व बिहार कला दिवस भी मनाते हैं। क्या बात है। और क्या बिहार के कण कण में एक ऐसा इतिहास छिपा हुआ है, अगर ढूंढने के लिए निकले तो पूरा दिन ख़त्म हो जाए उसको पढ़ने में। हम बात करते हैं, अगर सिक्कों की भी अगर हम बात करें तो बहुत बड़ा स्थान ये रखता है। जब म्यूज़ियम की बात करते हैं तो उसमें बिहार म्यूज़ियम में भी काफ़ी सिक्कों का संग्रह है। इसके बारे में कुछ बताएं। जी, आपने सही कहा कि अगर पटना म्यूजियम और बिहार म्यूजियम इस मायने में सबसे धनी है कि यहाँ दोनों म्यूजियम को मिलाकर लगभग 30,000 सिक्कों का संग्रह है, जो मॉडर्न पीरियड में पंचमार्क सिक्के कहे जाते थे, उनका भी बहुत बड़ा कलेक्शन है। महाजनपद काल के सिक्के हैं। उसके बाद भी जो शेर शाह के समय में जो चांदी के सिक्के, रुपया जो जारी किए गए थे, उसका भी कलेक्शन हमारे यहाँ है। इसके अलावा जहांगीर के समय में सोने के सिक्के निकले थे। वो देखिए, जहांगीर मुग़ल शासक थे, लेकिन उनके समय में जो भारत में राशि होती है, 12 राशि होती है, सभी राशियों पर उन्होंने सिक्के जारी किए थे। उसमें वृश्चिक राशि की जो सिक्के थे वो सोने के थे। उन सिक्कों का कलेक्शन भी बिहार म्यूजियम और पटना म्यूजियम है। कहने का तात्पर्य कि लगभग 30,000 सिक्के बिहार और पटना म्यूजियम में हैं, जो इस मायने में बिहार और पटना म्यूजियम काफ़ी धनी है। बहुत ही बेहतरीन चीज़ों को आपने सर बताया, और जिस तरीके से म्यूज़ियम के बारे में बताया, हमें लगता है कि दर्शक जो आज हमें देख रहे होंगे वो काफ़ी कुछ उन्होंने सीखा होगा। अब वक्त हो चला है कि सर से विदा लेने का, लेकिन साथ ही साथ सर, पहली बात तो इस शो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इतना अच्छा बताने के लिए भी दर्शकों को। और चलते चलते सर, आपसे एक वोट अपील दर्शकों से करवाना चाहेंगे सर, प्लीज़। दर्शकों से अनुरोध है, वोट हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, इसलिए आप चुनाव के दिन अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे कार्यक्रम में आने के लिए, और कहीं मत जाइएगा, अभी बहुत सारी बातें आपसे करनी है। मिलते हैं एक छोटे से विराम के बाद। पुनः स्वागत है आपका हमारे इस बेहद ख़ास कार्यक्रम बिहार बिहान में, और हम बात कर रहे हैं आज संग्रहालय की, जिसमें ना जाने कितने इतिहास छुपे हुए हैं, जो आज हम वर्तमान में देखते हैं तो गौरव महसूस करते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे वो कितने साहसी थे, हमारी जो पेंटिंग्स थी कितनी खूबसूरत थी, हमारी जो मूर्तियाँ थी वो कितनी समृद्ध थी, हमारा इतिहास कितना समृद्ध है। आज गर्व करने का दिन है, आज गर्व करने का विषय है। अब हम आपको अपने नए मेहमान से आज रूबरू करवाते हैं, जो कि अभी की जानकारी आपके लिए और हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे साथ आज मौजूद हैं अमरेंद्र आनंद जी, जो कि सिक्का संग्राहक हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले तो पटना दूरदर्शन केंद्र और आपको ऋचा जी बहुत बहुत धन्यवाद। और पहले अपने बारे में मैं 2 लाइन बता दूं। जी जी जी। मेरा नाम अमरेंद्र आनंद हुआ और मैं बिहार के दरभंगा ज़िले के जाले गांव का निवासी हूँ। प्रारंभिक शिक्षा वहीं हुई, बाद में मैं झारखंड के धनबाद चला गया, जहाँ मेरी नौकरी लग गई भारतीय जीवन बीमा निगम में। और लगभग 32-35 वर्षों की नौकरी के बाद आज से 8-10 साल पहले मैं रिटायर्ड हो गया जी। और रह गया आज का जो सब्जेक्ट है शौक़। जो शौक़ संग्रह, शौक़ बड़ी अजीब चीज़ होती है, न इसमें उम्र होती है, न इसमें जाति होती है, न इसमें धर्म होता है, ये बस केवल मन का जुनून होता है। अभी मेरी उम्र लगभग 70 हो चली है और बड़ी कभी कभी लोग बोलते हैं यार कैसे कर लेते हो, तो क्या होता है कि ये जो शौक़ है ना, वो आपको ज़िंदा रखता है। मन कहता है कि अब शाम हो चला लौट चलें, लेकिन होता ऐसा है
कि आपका जुनून आपको ज़िंदा रखता है। लगता है कि यही बेला है, क्योंकि आप हम लोगों ने सुना है अपने बाप दादों से कि अच्छा कव्वाल भुड़वा में गाता है। तो जो अच्छा परफॉर्मेंस है वो 60 के बाद होती है, क्योंकि 60 तक का आपका पूरा का पूरा ज़िंदगी का समर्पण है। जब भी कभी आप स्टेज में जाएंगे, जो बेस्ट परफॉर्मर होते हैं, सबसे बड़े वक्ता होते हैं, वो लास्ट में बोलते हैं। उसी तरह ज़िंदगी के दौर में भी जो बेस्ट परफॉर्मेंस होता है वो ज़िंदगी का अंतिम पड़ाव होता है, यानी कि रिटायरमेंट के बाद, सेवानिवृत्ति के बाद, जहां आप खुद हैं और खुद का मर्जी है, किसी दूसरे की मर्जी नहीं है। हाँ, तो हम आते हैं शौक़ पर। ये मेरा बचपन से था, और शौक़ कुछ का भी हो सकता है। मैं ऐसे व्यक्ति को भी जानता हूँ जो हज़ारों हज़ार सांप पाले हुए हैं, बिच्छू पाले हुए हैं, हज़ारों हज़ार नदियों की पानी जमा किए हुए हैं। क्योंकि मैं इसमें 50 वर्षों से जुड़ा हूँ और मैंने बहुत जगह प्रदर्शनी लगाई है। मैंने अपने बिहार के जो सबसे प्रतिष्ठित म्यूजियम है, बिहार म्यूजियम, वहाँ पे मैंने 7 दिनों की सिक्कों की प्रदर्शनी लगाई थी पिछले साल, जिसका थीम था कौड़ी टू क्रेडिट कार्ड, यानी वो भी इंडियन मुद्रा का जो सबसे छोटा सेगमेंट होता है वो होता है कौड़ी, जहाँ से मुद्रा की शुरुआत हुई। उसके बाद पंचमार्क हुए, उसके बाद मेटल्स बेड्स हुए, दिस दैट होते होते आज की तारीख में आपका ये सिक्का चल रहा है। जैसे कि आज की तारीख में आपको दिखाने के लिए बता दूं, आज़ादी के अमृत महोत्सव पे, आज़ादी के अमृत महोत्सव पर ये सिक्का निकाला गया है। वो सारी चीज़ें तो हम बहुत बेहतरीन है कि सिक्कों का संग्रह होना बहुत अनिवार्य है, और इसका कलेक्शन, ये शौक़ जो है बहुत बड़ी चीज़ें होती है। हम लोग कौड़ी की बात करेंगे, कौड़ी से स्टार्ट करते हैं कि कहते हैं कि कौड़ी की क्या विशेषता थी, अगर नया जो युवा पीढ़ी अगर वो जानना चाहे तो उसके बारे में बताएं। एक्चुअली कौड़ी जो है ना, वो मुद्रा नामक वस्तु का सबसे प्रारंभिक रूप है। क्योंकि जब ये धरती नई जब बहुत पुराने ज़माने में अदला बदली वाले व्यवसाय के बाद जब ये व्यवस्था सोची गई कि एक खास ऐसा मेटल हो, कोई चीज़ हो जिसके बदले सब चीज़ मिल जाए, तो कौड़ी समुद्र भारत में बहुत जगह है, दुनिया में बहुत जगह है, बहुत उपलब्ध है। कौड़ी बहुत हार्ड होती है, हज़ारों लाखों वर्ष रह जाती है। आज भी आपको लाखों वर्ष पुराना कौड़ी मिल जाएगा। तो कौड़ी जो था, शुरुआत हुई, कौड़ी के भी 3 प्रकार थे। पहले होती थी कौड़ी, उसके बाद कोई कौड़ी फूट गई तो उसमें रांगा फिल कर दिया जाता था। रांगा एक ऐसा मेटल है, रांगा जो दुनिया का प्रारंभिक मेटल है, जो 400 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट हो जाता है। क्योंकि उस ज़माने में तो सोना चांदी मेल्ट करने की सुविधा नहीं थी, तो रांगा भरा जाता था और रांगा के अंदर कौड़ी डाली जाती थी, जिसको हम लोग रानी कौड़ी कहते थे। उसके बाद मेटल बेड्स होते थे। तो शौक़ केवल सिक्कों का और डाक टिकटों का नहीं होता है, शौक़ आपकी जो मर्जी हो वो होता है। शर्त यह है कि आपका ज्ञान होना चाहिए, उसमें सिलसिला होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। मैं अपने कुछ छोटे छोटे शौक़ के बारे में बताता हूँ। जी जी। मेरा मैंने 4-5 सेगमेंट लाया है, जो छोटे छोटे सेगमेंट हैं। आइए, ये पहला सेगमेंट है मेरा, शादी का मैरिज कार्ड। एक्चुअली ये भारत के, दुनिया के ऐतिहासिक व्यक्तियों के शादी का मैट्रिक कार्ड है। और ये जो सबसे पहला कार्ड है वो मेरा शादी का कार्ड है। मेरी शादी जो है जुलाई 81 में हुई थी, और ये मेरे शादी का कार्ड है। और मेरी शादी के कार्ड ने ही मेरे को शादी कार्ड संग्रह का मन में इच्छा जगी। अब आइए, अब आप देखते हैं, ये दूसरी शादी का कार्ड है। ये दूसरी शादी का कार्ड भी मेरे ही शादी के कार्ड के साल, वर्ष, महीना सब बराबर है, यानी जुलाई 1981। लेकिन है ये दुनिया के महान हस्ती का, ये चार्ल्स का और डायना की शादी का है। ये जो शादी कार्ड है, ये चार्ल्स और डायना के शादी का कार्ड है। इसी तरह हम आते हैं यहाँ, ये बहुत ही आर्टिस्टिक शादी के कार्ड्स हैं। मेरे पास में शादी के कार्ड्स के लगभग 200 कलेक्शंस हैं। मैं 5 ले आया हूँ। जैसे ये देखिए, ये हैंडमेड कागज़ पर बना हुआ कासिम बाज़ार के जो राजा थे, उनकी 1902 ईस्वी में जो शादी हुई थी,
उनकी शादी का ये कार्ड है। ये है मेरे शादी के कार्डों का कलेक्शंस। इसके बाद ये आइए, ये बड़ा एक खूबसूरत कार्ड है। ये 1935 में शादी हुई थी। आपने सुना होगा, रामगढ़ के राजा थे कामाख्या नारायण सिंह, जिनकी शादी नेपाली के राजकुमारी से हुई थी। ये शादी होने को तो हुई थी हजारीबाग में, लेकिन इसका रिसेप्शन कलकत्ता और लंदन दोनों जगह दिया गया था। और ये जो कार्ड है ये अपने ज़माने का सबसे खूबसूरत कार्ड माना जाता था, क्योंकि 1935 में ये लंदन से छप के आया था। इसी शादी के कार्ड के सिलसिले में अब हम ये छोटा सा कार्ड पे नज़र डालते हैं। ये जो कार्ड है ये हरि सिंह का है, जम्मू कश्मीर के राजा का। ये 1912 ईस्वी में उनकी शादी हुई थी। ये उनकी पहली पत्नी, वैसे तो उनकी 4 पत्नी थी, लेकिन ये उनकी पहली पत्नी का शादी का कैकड़े जो प्रोग्राम हुआ था उसका कार्ड है। इसी सेगमेंट में ये है आपका हिमाचल प्रदेश के महारानी के शादी का कार्ड। तो ये आते हैं हम लोग शादी के कार्ड के सेगमेंट पर, मैंने कुछ देखा। अब आते हैं दूसरा कार्ड, दूसरा सेगमेंट। क्योंकि मैंने कहा ना, शौक कुछ का भी हो सकता है, कुछ भी कर लें आप, केवल आपको उसकी जानकारी, एक तारतम्य हो, ऐतिहासिकता हो। जैसे मैंने आपको दिखाया हरि सिंह का कार्ड। हरि सिंह आज की तारीख में बड़े जाने माने नाम है, चूँकि वो जम्मू के राजकुमार हुआ करते थे। मैंने दिखाया डायना का कार्ड। डायना जो है सो आज की तारीख में दुनिया की महान हस्ती थी। डायना की जो शादी हुई थी 1981 में, वैसे तो मेरी शादी भी 1981 में हुई थी, लेकिन उस शादी का जवाब नहीं था, क्योंकि वो दुनिया के भव्यतम शादियों में से एक थी। अब हम आते हैं इन्विटेशंस कार्ड पे। एक मेरा सेगमेंट है। मैं 5-7 सेगमेंट ले आया हूँ कि लोग, दर्शकों को ये पता चले कि शौक कुछ का भी हो सकता है। ये है मेरे इन्विटेशन का कार्ड। ये पहला इन्विटेशन मेरा है, जो विजय चौक पर दिल्ली में 26 जनवरी का कार्ड है, जो मेरे को मिला था और मैं वहाँ गया था। अभी और सारे कार्ड्स पे सर हम लोग बात करेंगे, और बहुत सारे शौक हैं आपके, ये जान के बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन वक्त हो चला है एक विराम का। मिलते हैं एक छोटे से विराम के बाद। बज गए, एक दिन जल्दी उठाने को बोला था। फिर जिसके पास शौक है, अदरवाइज़ आप इस चीज़ को संजो ही नहीं सकते हैं। और हम पुनः स्वागत करना चाहते हैं सर आपका। सर, आपने सिक्कों के कलेक्शन पे काफ़ी काम किया, लेकिन आपके पास और भी बहुत सारे कलेक्शंस हैं। और अभी मैं इसे ख़त्म कर लूँ? जी जी बिल्कुल। एक्चुअली है क्या, ये एक ऐतिहासिक कार्ड है। ये 1903 ईस्वी का कार्ड है, जिस समय भारत के राजा एडवर्ड 7 जो हैं सत्यानशी हुए, तो उनके यादगार में दिल्ली में एक प्रोग्राम किया गया, और ये कार्ड 1903 ईस्वी का है। उसी तरह जॉर्ज 5 जब भारत में राजा हुए तो 1911 में ये कार्ड है। 1911 का ये इन्विटेशन कार्ड है जो लोगों को दिया गया था। ये कार्ड आम पब्लिक को नहीं दी गई थी। ये कार्ड जो है राजे महाराजाए दीवान बड़े बड़े लोगों को दिया गया था। उसी तरह देखिए ये कार्ड है, ये जो अभी विक्टोरिया महारानी थी उनके ताजपोशी का कार्ड है। विक्टोरिया 1953 में विक्टोरिया की ताजपोशी हुई थी लंदन में, जिसका ये कार्ड बना था। ये कार्ड साधारण नहीं है, इस पर पूरा का पूरा प्रोग्राम लिखा होता है, कब होता है, कैसे होता है। उसी तरह ये मेरे पास ये कार्ड्स हैं। ये कार्ड हैं 1927 ईस्वी के जूनागढ़ के। इसी तरह करके सारे कार्ड्स हैं। आज जो बात हो रही है शौक की, तो शौक में अभी मेरी चर्चा हो रही थी सिक्कों के बारे में। तो मैं आपको एक ख़ास बता दूं, पता नहीं बहुत सारे लोगों को पता है, लेकिन मैं एक विशेष जानकारी देना चाहता हूं। भारत में इस प्रकार के कॉमेमोरेटिव कॉइन्स होते हैं। सिक्के जो आप प्रचलन में देखते हैं वो तो चलते ही रहते हैं, जिसे मैंने अभी दिखाया, जो अभी भारत की आज़ादी के अमृत महोत्सव के हैं। लेकिन ये हैं कॉमेमोरेटिव कॉइन्स, स्मारक सिक्के, जो भारत सरकार की टकसाल जो है वो समय समय पर निकालती रहती है। आपके शौक के बारे में जानना चाहेंगे, जो आपने शौक आपका कब से शुरू हुआ इन सिक्कों को लेके?
ये बचपन का शौक़ है, पापा को भी थोड़ा बहुत शौक़ था और ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे बेटे को भी मेरा शौक़ है। मेरे बेटा का नाम अमृतेश आनंद है और है तो वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वो नौकरी भी करता है, लेकिन मेरे साथ संजोग से जुड़ा रहता है। और आज जहां हम लोग पटना साइंस म्यूजियम में एग्जिबिट करने आए हैं अपने सिक्कों को, मेरा वहाँ का भी थीम है कौड़ी टू क्रेडिट कार्ड, यानी कौड़ी से लेके आज तक की तारीख के जितने भी सिक्के आए हैं, सैम्पल वाइज, मेडिवल्स, अर्लियर्स, प्रेजेंट, मुगल्स, सल्तनत, ये सारे सिक्के जो हैं वो दिखाए जाएंगे। तो मैं इस सिलसिले में एक सिक्का आपको दिखाना चाहता हूँ जो आप जानना चाहेंगे। जैसे ये सिक्के होते हैं जिसे कहते हैं हम लोग कॉमेमोरेटिव कॉइन्स। ये देखिए, इस पे 100 रुपया लिखे हुए हैं। आप सबको पता है कि 100 रुपये का सिक्का नहीं चलता है, क्योंकि ये सिक्का चलने के लिए हैवी नहीं। ये विशुद्ध रूप से जो लोग संग्राहक होते हैं उनके लिए निकाला जाता है। और भारत सरकार की टकसाल हर साल कम से कम 15 ऐसे सिक्के अवश्य निकालती है जो स्मारक सिक्के कहलाते हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि कलकत्ता का अलीपुर जो मिंट है, उस मिंट के मार्गदर्शक मंडल में मेरे को रखा गया, मेरे को बुलाया जाता है। मैं वहाँ जाके देख भी आया हूँ कि कैसे सिक्के बनते हैं। अब आते हैं एक ख़ास चीज़ की मैं जानकारी भी दे देना चाहता हूँ। ऐसे तो मेरा शौक़ सिक्के का है ही। मैं रहता हूँ धनबाद के झारखंड में। मैंने अपना एक म्यूजियम बना डाला है जिसका नाम है आनंद हेरिटेज गैलरी। आज से 6 महीना पहले मेरे मन में एक विचार आया कि धनबाद के, झारखंड के किसी व्यक्ति पर, किसी संस्था पर कोई स्मारक सिक्का नहीं निकला है। तो मेरे मन में विचार आया कि धनबाद के एक नामी गिरामी लोग, एक आदमी थे जिनका नाम था बिरसा मुंडा, जो जग जाहिर है, और 2024 में उनकी 150वीं जयंती मनने वाली है। इस संदर्भ में मैंने भारत सरकार से पत्राचार किया। भारत सरकार के सभी मंत्रालयों से, सभी टकसालों से बातचीत की और मेरे को प्रसन्नता हुई कि उन्होंने मेरे को ये जो हमने दिया था उनको, ये बिरसा मुंडा का जो बिरसा मुंडा का फ़ोटो है, इस फ़ोटो बायोडाटा के साथ मैंने उन्हें सिक्के बनाने का आग्रह किया था। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि भारत सरकार के टकसाल विभाग ने मेरे को मानते हुए मेरे को मेरे नाम से, आनंद हेरिटेज गैलरी के नाम से एक चिट्ठी दी। और ये सिक्के का पूरा डिस्क्रिप्शंस है। ये सिक्का कितने का होगा, ये सिक्का देखिए 150वीं जयंती है, इसलिए 150 रुपये का होगा। और इस पे सारे पे सिग्नेचर है। और जो मैंने फ़ोटो प्रोवाइड कराई थी वही फ़ोटो है। क्या बात है सर, ये बहुत ही अच्छी जानकारी है। अभी तक में आपके कितने सिक्के आपके पास होंगे जो कि अगर दर्शकों को बताना चाहे तो आपके पास संग्रहालय में कितने सिक्के? मैंने तो बताया ना कि 50 साल का सफ़र है, इसलिए संग्रहालय है। और सिक्के का अगर नंबर कहा जाए तो बताना बड़ा मुश्किल है, लेकिन 20-25 हज़ार 30 हज़ार तो होंगे ही होंगे, क्योंकि ये सिलसिला है। जैसे कि मान लीजिए प्रिमिटिव कॉइन्स के अलग सिलसिले होते हैं, मुग़ल कॉइन्स है, मुग़ल है। अगर आप कहेंगे तो भारत में जो कैलियोग्राफी है, जो खूबसूरती है, चूँकि भारत में सब लोग जानते हैं कि शेरशाह सूरी ने सिक्कों की शुरुआत की। शेरशाह सूरी अपने बिहार का रहने वाला था। उसने चांदी के सिक्के निकाले जो रुपया कहलाए। जो रुपया शब्द आज दुनिया के बहुत सारे देशों में जाना जाता है, वो शेरशाह सूरी की देन है। 11.6 ग्राम आज की तारीख में, जिसे 1 तोला बोलते थे, उसका एक चांदी का सिक्का होता था, जिसे शेरशाह सूरी ने चलाया। उस पर शेरशाह सूरी का नाम, जगह का नाम, उस साल का नाम सारा लिखा होता था। वो उसी तरह धीरे धीरे आज भी जो सिक्के निकलते हैं उस पर भारत सरकार का एम्बलम, डिनोमिनेशन, कितने साल का है। और सिक्के के बारे में मैं एक खास बात और बताना चाहता हूँ कि भारत में सिक्के 4 मिंट से बनते हैं। और 4 मिंट हैं आपके कलकत्ता मिंट हैं, जो अलीपुर है, बॉम्बे मिंट है, हैदराबाद मिंट है और नोएडा मिंट है। और ये चारों मिंट के सिक्के को आप पहचान भी सकते हैं। जब आपके हाथ में कोई सिक्का आए
तो जो वहाँ पर तारीख लिखी होती है 2021, 2022, 2024, उसके नीचे एक मार्क होता है। अगर वो कोई मार्क नहीं है, इसका मतलब है कि वो कलकत्ता मिंट का है। अगर उसमें डायमंड मार्क है तो वो बॉम्बे मिंट का है। हैं, अगर वो स्टार है तो वो हैदराबाद का है। अगर वो गोला है तो नोएडा मार्क का है। यानी कोई भी व्यक्ति, वही हाल है रुपये में। जी जी। हम लोग ऐसे रुपया हाथ में लेते हैं लेकिन हम लोग को नहीं पता चलता है, लेकिन जो एक संग्राहक होता है, जो करेंसी कलेक्शन करता है, जी। उसे हर नोट में डिफरेंट नज़र आता है। बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन जानकारी आपने दी आज के इतने महत्वपूर्ण दिन पे। हमारे शो में आने के लिए और इतनी बेहतरीन जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन चलते चलते एक लोकतंत्र के महापर्व के लिए अगर एक वोट अपील करना चाहिए। हाँ जी, मैं चाहूँगा भारत के हर नागरिक से, जो भी चरण बच गए हैं हमारे चुनाव के, उनमें आप मतदान अवश्य करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू। चलिए, कैसा लगा आपको हमारा कार्यक्रम? प्लीज़ बताइएगा हमें, ज़रूर लिखिए। हमारा पता है निर्देशक DD बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना 8001। हमारा email एड्रेस है director@ddkpatna@gmail.com।